हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश कौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी, जल्दी बताएं। और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है? मस्त। अभी हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था। इसमें हमने 10.1 को इंट्रोडक्शन के साथ बहुत अच्छे से बेसिक के साथ ख़त्म किया है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बात करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, जो हमारे बेसिक जो नॉलेज हमारी इस एक्सरसाइज को करने के लिए होनी चाहिए। तो पहले वहाँ बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए, एक्सरसाइज तो होती ही रहती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ जैसे कि हमें सदिशों का योगफल है ना, सब्सट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं। पहला है हमारा सदिशों का योगफल, है ना। एडिशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अगर एक देखो, मेरे पास कोई एक वेक्टर है, मेरे पास कोई जिसको बोला है ए, कोई दूसरा वेक्टर है जिसको बोला है क्या, बी। इन दोनों वेक्टरों को मुझे सम दिखाना है, तो सम कितना होगा बेटा इनका सम होगा कितना? इन दोनों वेक्टरों का सम होगा कितना बेटा? ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। अर्थात अगर मैं ये बात करूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट कितना है, सी है। यानी अगर किसी वेक्टर का प्रथम यानी इनिशियल पॉइंट कितना हो ए और अंतिम पॉइंट कितना हो बी, और दूसरे पॉइंट का जो पहले वेक्टर का अंतिम पॉइंट था बी और दूसरे वेक्टर का जो पॉइंट सी है, उन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? पहले के ए और दूसरे के अंतिम, मतलब अंतिम वाले। पहले का जो पहला वेक्टर था उसका पहला इनिशियल बिंदु था और उसका दूसरे का जो अंतिम बिंदु था, उन दोनों का अगर सम किया जाए तो टोटल सम उस दोनों वेक्टरों का सम कहलाता है, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर कहलाता है, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? त्रिभुज के योगफल का नियम भी बोला जाता है, ठीक है, या त्रिभुज का नियम भी बोलते हैं, है ना। इसी को त्रिभुज का नियम भी बोला जाता है, ठीक है। तो त्रिभुज का नियम यही होता है। क्लियर है भाई? इसके बाद हम थोड़ी सी और बात करें। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई ए वेक्टर ये है। अब तुम बताओ, तुम अगर ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक, तो ए वेक्टर, कोई वेक्टर बी है, बी वेक्टर, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर अगर मुझे सम निकालना तो कितना होगा? ए प्लस के बी वेक्टर होगा। लेकिन अगर मैंने मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर कौन सा है आपका? माइनस के बी वेक्टर है इधर की साइड। तो अब बताओ ये कितना होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, बता सकते हो? ए वेक्टर माइनस के ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर नहीं होगी? बिल्कुल होगी, नहीं होगी। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसे ही त्रिभुज का नियम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे चला। अगर मुझे किसी त्रिभुज को दिखाना है, अगर मुझे इस त्रिभुज को दिखाना कि अगर मान लो कि अगर मैंने कोई आपको 3 वेक्टर दिए और मुझे प्रूफ करना हो कि बताइए कि तीनों वेक्टर एक त्रिभुज को निर्माण करते हैं या नहीं करते, तो कैसे बताओगे आप? क्या होना चाहिए? अगर मुझे बताइए अगर त्रिभुज का निर्माण करते हैं, अगर मान लो समकोण त्रिभुज का करते हैं तो ये भी कह सकता हूँ, तो क्या होना चाहिए मेरे पास भाई? ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर बराबर कितना होना चाहिए? ए सी वेक्टर होना चाहिए, हाँ या ना? इस नियम को फॉलो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? यानी अगर मैं इनकी लंबाई भी निकालूं तो ए बी की लंबाई बी सी की लंबाई बराबर होनी चाहिए किसके? ए सी की लंबाई की। अगर इस बात को करो तो त्रिभुज का निर्माण करेंगे नहीं करेंगे? ये बिल्कुल करेगा, सही है नहीं? और समकोण त्रिभुज का करोगे तो वैसे भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ पे, ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर, अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो आपको पता है सी ए कितना हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। चेंज करो तो इसको इधर की साइड लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा? ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर, और यहाँ हो जाएगा प्लस के सी ए वेक्टर। कभी कभी क्या होता है वो ऐसे प्रूफ करने के लिए आपसे पूछ लेता है,
और मोस्टली बच्चा कन्फ्यूज़न में चला जाता है। तो ये है कुछ नहीं, 3 लाइन का कुछ लाइन है बस, समझ। तो आप इस तरीके से इसको प्रूफ भी कर सकते हो कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर बराबर 0 होगा। माइनस के सी ए कल भी समझाया था मैंने, अगर ओ पी वैक्टर है उसका नेगेटिव वैक्टर कितना होगा, पी ओ वैक्टर होगा। तो सी का हमने यहाँ यूज़ किया है, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, क्लियर है। योगफल में ही चल रहे हैं अभी हम। समांतर चतुर्भुज का मान लो ये कोई ए वेक्टर है आपका वही, ठीक है, और ये कोई आपका बी वेक्टर, सही है। और यहाँ पे अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी कितना होगा बेटा, यहाँ पे ये कितना होगा, अगर समांतर चतुर्भुज बना रहा हो तो ये भी बी वेक्टर होगा, और ये कितना होगा यहाँ पे ए वेक्टर होगा, राइट, सही है ना। तो इसका विकर्ण कितना होगा बताओ, बता सकते हो इससे विकर्ण कितना होगा। अगर यहाँ ए बी सी और डी, तो विकर्ण बता सकते हो इसका, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कितना होगा। बिल्कुल बता सकते हैं सर, अभी तो बताया था ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर होगा, हाँ या ना, यही होगा नहीं होगा। तो अर्थात इसका मतलब क्या है कि आप चाहें अगर मैं यहाँ पे अगर समांतर चतुर्भुज का दिखाना चाहता हूँ, ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओगे, अगर ए प्लस बी का यानी ए की जो लंबाई है बी की जो लंबाई है वो किसके बराबर आ जाएगी, ए प्लस की बी के बराबर आएगी नहीं आएगी, हाँ या ना। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से ये भी प्रूफ होता है कि ए वेक्टर की लंबाई प्लस बी वेक्टर की लंबाई बराबर होती है, यानी ए बी प्लस बी वेक्टर की लंबाई के बराबर, इस दोनों का, यानी इन दोनों का सम करूँ या इन दोनों को अलग अलग जोड़ूँ, दोनों ही बात कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। बात समझ में, मैंने दे रखा है ए प्लस के मान लो बी बराबर दे रखा 10, कहना क्या चाह रहा हूँ, ए बराबर दे रखा 3 और बी बराबर कितना दे रखा 7, तो इनको अलग अलग जोड़ूंगा तब भी इसके सम की ही बराबर आएगी, समझ रहे हो। तो यानी ए प्लस बी का सम बराबर होता है ए का सम प्लस के बी के सम के बराबर, दोनों का लॉजिक समझ में आ रहा है। ये किससे प्रूफ हो जाता है, हमारे समांतर चतुर्भुज के नियम से भी ये बात प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने यही समझा, इसके बाद हमारे कुछ गुणधर्म चलते हैं, इसके प्रॉपर्टीज चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ या गुणधर्म ऑफ किसके बेटा, गुणधर्म बोल सकते हैं और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं ना। क्या हुआ, एडिशन, ठीक है, यानी योगफल के कुछ नियम है। जैसे मैंने पहला नियम अभी प्रूव किया आपके सामने कि ए प्लस बी का बराबर होता है किसके, ए प्लस के बी कहो या बी प्लस के ए कहो, दोनों ही कहो, समझ रहे हो ना, ये दोनों ही कैसे होते हैं आपस में, बराबर होते हैं। नंबर 2, ए वेक्टर बराबर होता है किसके बेटा, बी प्लस सी वेक्टर बराबर होगा किसके बेटा, ए प्लस बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर, यानी मैं बी प्लस सी को जोड़ लूँ फिर ए के साथ जोड़ूँ, या पहले मैं ए प्लस बी को जोड़ूँ फिर सी के साथ जोड़ूँ, तो दोनों ही आंसर कैसे होंगे आपस में, दोनों ही पक्ष कैसे होते हैं आपस में, बराबर होते हैं, क्लियर है। इसमें तो कुछ वैसे इसमें अगर दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो आप, हालांकि तो वैसे इतनी नीड है नहीं है। जैसे मैं अगर यहाँ बोलूँ, इसको मैं ऐसे बना सकते हैं ना, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो आपको पता है ये बी वेक्टर है, ये कितना आपका ए वेक्टर है, और ये कितना होगा ए प्लस के बी वेक्टर होगा, राइट। तो मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे, सॉरी ये है, तो अब ये बताओ ये कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, इतना दे रखा है, तो अब ये बता सकते हो तुम ये कितना होगा, ओ ए बी, तो ये बता दो ये कितना होगा। तो आपको पता है अगर मैं इस बात को यहाँ पर ऐसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया, इसमें करूँ मैं थोड़ा सा इसमें कर दूँ, तो अगर मुझे पता है अगर मैं यहाँ करूँ तो ये कितना होगा भाई, अगर ये तो बी हो गया ये बी हो गया, तो ये आपको पता कितना होगा, ए वेक्टर प्लस के इन दोनों का सम ही तो होगा। ऐसे ऐसे यहाँ समझो, वहाँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी तुम्हें। तो इसकी जो इसकी जो लंबाई मैंने बनाई सही रखा है, तो इसकी जो लंबाई होगी ना वो किस दोनों के इन दोनों के सम के
बराबर हो गए ए प्लस के बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर। मैंने सी कर रखा है, सी मैंने गलत कर दिया। 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। ग्राफ को दोबारा ही बनाना पड़ेगा पूरा। इसको करो यहाँ पे सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा इसका, अगर इसको देखो कितना होगा ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पे सी वेक्टर। उसी प्रकार से जब मैं ऊपर बनाऊंगा यहाँ पे, है ना, इसके मतलब ये सी हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आएगा। तो यानी देखोगे इन दोनों के दोनों ही पार्ट कैसे आएंगे, ये वाली या इस वेक्टर की बात कर लो या इस वेक्टर की बात कर लो, दोनों की लंबाई कैसे होगी, बराबर आएगी। हालांकि हमें तो केवल काम इतना है कि ये दोनों पक्ष कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नियम तो हमें कहीं प्रूव करने के लिए वैसे भी नहीं आते, ठीक है। हाँ आधार और लंबे जोड़ के कर्ण बैठे ना जी भाई साहब, यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा डीपली करूँगा ना तो तुम भाई साहब फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है। इतने काम की चीज़ है नहीं इसमें ज़्यादा दिमाग दिया जाए, समझ लो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। लॉजिक वैसे भी कहता है ये करो या मत करो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि ए वेक्टर बराबर कितना है 5 है, बी वेक्टर बराबर कितना है 6 है, और हमारा सी वेक्टर बराबर कितना 10 है। तब कैसे भी जोड़ लो, पहले 5 इसको जोड़ना, 6 प्लस के 10 को जोड़ना है, या पहले 5 प्लस के 6 फिर 10 को जोड़ना है। दोनों ही आंसर कितने आ रहे हैं देखो, 16 10 21, और ये भी कितना 6 11 और 21। दोनों ही पक्ष वैसे आएंगे, बराबर आएंगे, चाहे ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे, समझ लो ना। ठीक है, राइट। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ऐसा है ना, जैसे तुमने ये क्वेश्चन पूछा तो इसमें जैसे आपने ये बनाया है ना, ये बन रहा है, आप पर डिफाइन थोड़ी ना करो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, समझ रहे हो। यहाँ तो हम क्लियर बना के चल रहे हैं भाई, यहाँ पे तो हम यहाँ क्लियर बना के चल रहे हैं, यहाँ पे हम डिफाइन थोड़ी करें 90 का एंगल कैसे बन रहा है। तो वो डिपेंड करेगा कि करंट कौन सा है, एंगल के डिफाइन करेगा, समझ रहे हो। तो समचतुर्भुज बना रहे हो तो समचतुर्भुज में जरूरत नहीं कि ये कौन सा एंगल 90 का बन रहा है आपका, या विकर्ण आपका 90 पे काट रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपकी भुजा आप कौन से एंगल पे 90 डिग्री का बन रहा है। इसके हिसाब से जब ये सेसर का नियम जब यूज हो रहा है यहाँ पे, तो आपको पता है ये लंब और आधार तो ये मानी जा रही है, तो कर्ण मानी जा रही है ना, तभी तो जुड़ रहा है ना वो, समझ रहे हो। आगे की अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर मैं, आपको पता है नंबर थर्ड था कि ए वेक्टर के साथ अगर मैं 0 को जोड़ता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, ए वेक्टर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए वेक्टर के साथ अगर 0 वेक्टर जोड़ा जाएगा तो ये तीसरा नियम था, ठीक है। अब अगला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद है हमारा एक अदिश सदिश का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाई अ स्केलर। अगर एक स्केलर से देखो, इसकी विशेषता समझना क्या है। मान लो कोई आपके पास पी वेक्टर है, ठीक है, आपके पास पी वेक्टर है। अगर पी वेक्टर को मान लो किसी एन क्या है यहाँ पे, कोई स्केलर है ना, कितना बेटा स्केलर है, स्केलर मतलब कोई सदिश, वो अदिश है ना। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मीन्स कितना है, क्या हो जाएगा, इसका मीन्स कितना है कि जो पी वेक्टर था वो कितना हो गया, एन गुना हो गया। पी वेक्टर जो है ये किसको दर्शा रहा है, पी वेक्टर कि कितना गुना हो गया भाई, पी वेक्टर एन गुना हो गया, है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि पी वेक्टर की लंबाई, मान लो कि पी वेक्टर में अगर मैं मान लो 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 5 गुना हो गया। कैसे हो गया, 5 गुना, यानी अगर 5, इसकी लंबाई कितनी थी, 10 मीटर थी। अब पी वेक्टर की लंबाई कितनी हो गई है, 5 × 10 कितने हो गए यहाँ पे, 15, 50 मीटर हो गई, राइट। यानी 5 गुना लंबाई अधिक बढ़ चुकी है इसकी, 5 गुना अधिक ही तो बढ़ चुकी है। जैसे मान लो कि मैंने अगर इसमें मान लो क्यू वेक्टर है मेरे पास, क्यू वेक्टर अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 की, तो 7 गुना हो गया या नहीं हो गया। यानी अगर मान लो अगर इसकी लंबाई मान लो कितनी थी, यहाँ पे 2 थी, 2 मीटर थी,
यानी 2 मीटर थी तो अब ये कितना गुना बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14 गुना, यानी इसके लिए 7 गुना हो जाएगा। यानी अब इसकी लंबाई कितनी हो चुकी है, 14 मीटर हो चुकी होगी। और अगर इससे कंपेयर किया जाए तो कितने गुना हो गए, 7 गुना हो गया। बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर अदिश से किसी सदिश में गुणा कर रहे हैं तो वो उतने ही गुना हो जाता है। सिंपल सी बात है, उतने का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर उतनी ही जनरेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बात क्लियर आ रही नहीं आ रही यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो इसका स्केलर का मल्टीप्लाई जैसे इसने मान लो फॉर एग्जांपल p है, एक जिसने दे रखा है जैसे कि p है, अगर p वेक्टर का मैं अगर ऐसे करता हूँ 1/2 p वेक्टर करता हूँ, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये आधा हो गया। यानी अब ये 10 मीटर तक कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, यानी आधी लंबाई हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, हाफ हो गया। तो इस अगर स्केलर का मल्टीप्लाई करने से ये मतलब होता है, समझ रहे हो। दूसरी चीज़ कि अगर किसी भी p वेक्टर का उसकी लंबाई से अगर डिवाइड दिया जाए, किसी p वेक्टर में उसकी लंबाई से डिवाइड दिया जाए, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी p वेक्टर में उसकी लंबाई से अगर डिवाइड दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है बेटा, हमेशा यूनिट यानी एक इकाई प्राप्त होता है, यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। क्या होता है, एकांक सदिश प्राप्त होता है, यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है, एकांक सदिश प्राप्त होता है। समझ लो, जिसको हम p कैप से दर्शाते हैं ऐसे करके। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी भी वेक्टर की उसकी लंबाई, मैंने कल भी बताया था मापांक का मतलब क्या, उसकी लंबाई से है ना, बताया नहीं बता, परिणाम मतलब लंबाई ही है। कि जैसे अगर मैं मान लो कि ये 10 मीटर है, अगर मैं इसकी मापांक निकाला तो ये 10 मीटर, तो 10 मीटर ही इसका आंसर आना है। एक्चुअली में लंबाई को ही दर्शाता है, मैंने कल भी बताया था। तो अर्थात अगर किसी p वेक्टर में उसकी लंबाई से अगर डिवाइड दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा, तो हमेशा वो कौन सा वेक्टर प्राप्त होता है, यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। क्योंकि जब भी किसी भी वेक्टर में उसकी लंबाई से डिवाइड दोगे तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। कल भी मैंने कहा था यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मापांक कितना होता है, 1 होता है। कल बताया था नहीं बताया था। तो यानी यूनिट वेक्टर बराबर एक रिलेशन पता चल गया हमें, p वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ p वेक्टर, और इसको p कैप इस द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका हम यूज़ काफ़ी क्वेश्चनों में भी करेंगे इस टॉपिक। ठीक है, काफ़ियों में मापांक भी निकालेंगे, दिखाएंगे भी निकालेंगे। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक सदिश भी बोल देते हैं इसको। बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है भाई साहब? इसके बाद चलते हैं हम यहाँ से, रफ कर दूँगी। हाँ, आगे का जो टॉपिक है हमारा, एक सदिश के घटक। एक सदिश के घटक क्या हो सकते हैं वो हमें यहाँ समझने हैं। एक सदिश के घटक क्या हो सकते हैं वो समझने, यानी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ क्या हो गया भाई सौरभ तुझे? मान लो कि ये मैंने कल आपको 3D में बताया था, अलॉन्ग द किसी एक्स एक्सिस के में बताया था। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका, कितना है बेटा, ए है, जिसके निर्देशांक 1,0,0 एक यूनिट वेक्टर हमने लिया है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे कोई हमने वी वेक्टर लिया तो 0,1,0, और यहाँ पे कोई हमने सी लिया, सी जिसकी निर्देशांक कितनी है 0,0,1। ये समझ रहे हो? तो मुझे एक चीज़ बताइए आप, ये किसको दर्शा रहा है? मान लो किसको दर्शा रहा है, आई वेक्टर को, है ना। ये किसको दर्शा रहा है?
इसको दर्शा रहा है जे वेक्टर को, ठीक है। और ये किसको दर्शा रहा है, के वेक्टर को दर्शा रहा है ना। हाँ के कैप, सॉरी, ठीक है भाई। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ये आई कैप है तो आई कैप की जो लंबाई है वो कितनी होगी, और जे कैप की लंबाई कितनी होगी, और सी कैप की लंबाई कितनी होगी, बताइए भाई। आपको पता है अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि ओ ए वेक्टर बराबर कितना है बेटा, आई कैप है, ओ बी वेक्टर बराबर कितना है बेटा, कितना है, के सॉरी जे कैप है, और ओ सी वेक्टर बराबर कितना है बेटा आपका, के कैप है, राइट। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ओ ए की लंबाई कितनी है भाई साहब, बता सकते हो कितनी होगी, बनी होगी। ओ बी की लंबाई कितनी 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 यूनिट का लिया आपने, 1 यूनिट का ही लिए है ना। तो इनकी लंबाई कितनी होगी, मापांक निकालो तो बनी होगा, 3 होगा, हाँ या ना। सही है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरा P है ना, जिसके निर्देशांक कितने हैं बेटा, x y और z हैं, और इसके निर्देशांक कितने हैं, 0,0, सही है। तो हमारे यहाँ पे स्थिति सदिश अगर मैं OP निकालता हूँ, OP जो वेक्टर है हमारा स्थिति सदिश क्या लिखा जाता है, हमेशा याद रखना x i कैप प्लस के y j कैप प्लस के z के कैप निकल के आता है। यानी मैं इसको किससे दर्शा सकता हूँ, r के द्वारा दर्शाया जा सकता है। x i कैप प्लस के y j कैप प्लस के z के कैप होता है। ये चीज़ याद रखना जो हमारी काम की चीज़ें हैं, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। क्या हुआ भाई लोकेश, तो ये क्या हमारा 3D में कोई ऐसा क्या है हमारा इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पे किसी बिंदु पर स्थिति सदिश कहाँ पे बेटा, 3D में है ना, 3 डायमेंशन में है ना। कितना हुआ, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप होता है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत है। यहाँ पे एक्स बाई जेड क्या है आपको पता है, एक्स बाई जेड जो है अदिश राशियाँ होंगी, यहाँ पे लिख भी सकते हो। एक्स बाई जेड जो है क्या है बेटा, अदिश राशियाँ हैं। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसका आर का अगर मैं मापांक निकालूं तो ये किसको दर्शाता है ये बताओ। अगर मैं आर का मापांक निकालने लग जाऊं यहाँ पे तो ये किसको दर्शाएगा ये बताओ। बताए भाई। आर का मापांक जो है वो किसको दर्शाएगा। अगर मैं आर का मापांक निकालूंगा तो ओपी की लंबाई को दर्शाएगा, सीधी सी बात है भाई, ओपी की लंबाई को ही तो दर्शाएगा आर का। अभी समझाता आ रहा हूँ, मापांक का मतलब वो होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे ऐड करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, मैं रफ कर रहा हूँ ना। अच्छा एक चीज़ मैं और देख लेता हूँ, ठीक है सही है। अगर मान लो मेरे पास कोई 2 वेक्टर दिए हुए हैं, है ना। एक वेक्टर दिया हुआ भाई कितना आपका, ए वेक्टर दिया हुआ है ए1
आई कैप प्लस के A2 जे कैप प्लस के A3 के कैप। और बी वेक्टर दिया हुआ कितना B1 आई कैप प्लस के B2 जे कैप प्लस के B3 के कैप दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों का सॉल्व इन्हें जोड़ना है, ऐड करना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तो कैसे जोड़ेगा बेटा? तो याद रखना हमेशा आई कैप का आई कैप के साथ जोड़ होगा, तो कितना होगा A1 प्लस के B1 आई कैप कॉमन बाहर आ जाएगा, A2 प्लस B2 जे कैप हो जाएगा, A3 P3 के कैप हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद अगर मुझे इसका माइनस करना हो तो A1 में से क्या करेंगे हम यहाँ पे आई कैप प्लस के A2 यानी जे समान पद हो, समान पद में समान पद घटेगा और जोड़ेगा। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ होगा, तो A2 माइनस के B2 जे कैप और प्लस के A3 माइनस के B3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? तो ऐड आ गया, सब ऐड करना आ गया विशाल, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कब समान हो सकता है, नंबर 3 बताइए। ए वेक्टर और बी वेक्टर कब समान हो सकता है, ये बताओ। ए वेक्टर बी वेक्टर कब समान हो सकता है? सर सिंपल सी बात है, A1 किसके बराबर हो, B1 के बराबर हो, तभी तो समान हो सकता है। A2 किसके बराबर हो, B2 के, और A3 किसके बराबर हो, B3 के, तभी तो हो सकता है समान। ठीक है, तो आके जो है, अगर मैं किसी अदिश राशि से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किसी वेक्टर में ना, अगर यदि किसी सदिश लिख रहा हूँ, अदिश राशि जो है आपकी, अदिश जो है मान लो लैम्डा से किसी सदिश में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, किसी सदिश ए वेक्टर में ना गुणा करने पर, तो क्या होगा बेटा? आपको पता, अगर मैं लैम्डा है, अगर ए वेक्टर मेरा कितना है, AI1 एक आई प्लस के A2 जे कैप प्लस के A3 के कैप है, तो क्या होगा भाई? इसका लैम्डा का मल्टीप्लाई लैम्डा A1 आई कैप प्लस के लैम्डा A2 जे कैप प्लस के लैम्डा A3 के कैप हो जाएगा। सही है? तो अगर मैं किसी अदिश राशि से कर रहा हूँ तो उसके हर एक टर्म में देख रहे हो आप, हर एक टर्म में क्या होगा? उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ लो? तो हमने 3-4 चीज़ें समझी अभी यहाँ पे। हमने समझा एक किसी भी अगर 3D में किसी एक्सिस के अलोंग देखना है, अगर यहाँ पे हमारे यूनिट वेक्टर 1 1 लिया हुआ है जब, तो R कितना होगा उस केस में? जो स्थिति सदिश होगा वो एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप होगा। ठीक है? और फिर उसके बाद देखा हमने कि किन्हीं दो वेक्टरों को ऐड, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव जोड़ कैसे किया जाता है, समान कब हो सकते हैं, और किसी अदिश राशि से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सदिश वेक्टर में तो क्या होगा। इन 4-5 पॉइंटों पर भी हमने यहाँ बात की। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं फिर आगे। तो मान लो अगर मुझे कोई दो, अगर मेरे पास ये रफ कर दूँ, अगर मान लो मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, है ना, ए और बी दो वेक्टर संरेख कब हो सकते हैं? संरेख हो सकते हैं केवल और केवल, कब हो सकते हैं भाई? केवल और केवल v वेक्टर बराबर क्या हो, ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें v वेक्टर करने के बाद कोई अदिश जो आपके पास लैम्डा है उसका मल्टीप्लाई a के साथ लिख के रखो, वो बराबर किसके आ जाए? v वेक्टर के बराबर है।
यानी ए जो वेक्टर है आपका ए वेक्टर जो है, ठीक है, ए वेक्टर जो है उसमें अगर मैं किसी लैम्बडा से मल्टीप्लाई करूं वो बी वेक्टर के बराबर आ जाए तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। केवल इस स्थिति में ही आप ए और बी को क्या कह सकते हो, एक दूसरे से संरेख कह सकते हो। समझ रहे हो, बात समझ आ रही है। अगर ऐसा होगा तो विशाल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b1, बात समझना ध्यान से, b1 आई कैप प्लस के b2 जे कैप और b3 के कैप बराबर लैम्बडा a1 आई कैप प्लस के a2 जे कैप प्लस के a3, राइट। अगर मैं यहाँ से तुलना करूँगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या निकल के आएगा, v1 बराबर, अगर दोनों समान है बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी v1 बराबर मैं लिख सकता हूँ a1 लैम्बडा, v2 बराबर a2 लैम्बडा प्लस के v3 बराबर a3 लैम्बडा। यही तो होगा। बन के गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। यानी अगर मैं लैम्बडा की वैल्यू निकालूँ तो कितना होगा यहाँ पे b1 अपॉन a1 बराबर लैम्बडा, तो b2 अपॉन a2 बराबर लैम्बडा और b3 अपॉन a3 बराबर, सही है। यानी ये तीनों ही लैम्बडा के बराबर, तो अर्थात इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b1 अपॉन a1, b2 अपॉन a2 और बराबर b3 अपॉन a3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, लैम्बडा। यानी अगर 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 कोई दो वेक्टर आपस में संरेख हैं तो कौन सी विशेषता को सेटिस्फाई करेंगे, b1 अपॉन a2 बराबर होगा b2 अपॉन a2 और बराबर होगा b3 अपॉन a3 बराबर होगा किसी स्केलर के, यानी किसी अदिश राशि के बराबर होगा, जो कि एक नियत कांस्टेंट होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो यानी अगर हम दो वेक्टरों को, पहली कंडीशन ये होगी अगर वो संरेख होंगे, तो और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, b1 अपॉन b2, यानी उनके गुणांकों का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। b1 अपॉन a1 लिख दिया मैंने, b1 अपॉन a1 बराबर b2 अपॉन a2 और बराबर b3 अपॉन a2, तीनों का अनुपात कैसा रहेगा, आपस में बराबर रहेगा, समान रहेगा, अगर वो संरेख हैं तो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। और जो आप जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे, लैम्बडा से, जिसका मल्टीप्लाई होना चाहिए उसके बराबर ही उसका अनुपात आएगा। समझ रहे हो, उसके बराबर आएगा अगर संरेख हैं तो। क्लियर है, तो ये संरेख की कंडीशन हुई। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, एक ये हमारा पॉइंट था नंबर 2 पॉइंट। तो आपको पता है कि इसमें जो है आपका ए वेक्टर जो होता है बेटा, है ना, ए आई जे बी जे कैप प्लस के सी के कैप, मैं यहाँ पे ए बी सी जो होते हैं वो क्या होते हैं पता है आपको, ए बी सी जो होते हैं वो सदिश के क्या बोला जाता है ना, दिक् अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिक् अनुपात बोला जाता है इनको, ठीक है, नेम रखा गया है। समझ रहे हो, जैसे डायरेक्शन कोसाइन नहीं थे वहाँ पे, कोस जाए दिक, तो उसी प्रकार से इनको क्या बोला जाता है, दिक् अनुपात बोला जाता है, ठीक है। और यदि नंबर 3 पॉइंट हमने अभी जाना था कि यदि कोई आपके पास मान लो कि एल एम और एन जो हैं, अगर दिक् अनुपात जो होगा यहाँ पे A1 A2 और A3 होता है, तो दिक् अनुपात क्या होते हैं वहाँ पे A1 A2 और A3 होते हैं। अगर यहाँ B1 B2 B3 होते तो B1 B2 B3 होते हैं। यहाँ पे बात समझ में आए, तो यहाँ पे ABC है तो ABC होंगे, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि अगर आपका LMN है ना, किसी सदिश के क्या हैं, किसी सदिश के जो हैं आपके दिक् कोसाइन है, क्या है बेटा आपका, दिक् कोसाइन है ना, क्या ये दिक् कोसाइन है, तब बेटा याद रखना, तब L I कैप M J कैप प्लस के N
के कैप बराबर कितना हो जाएगा आपका कॉस अल्फा आई कैप प्लस के कॉस बीटा जे कैप प्लस के कॉस गामा बराबर के कैप होता है। ठीक है, यानी आप यहाँ देखोगे एल जो है आपका, इसमें जो है मात्रक सदिश जो होगा अल्फा बीटा गामा, तुम्हें पता किसी सदिश के किसी दिए गए सदिश में है ना, और आपका जेड भी जो इसमें जो होता है, यानी दिक कोसाइन की अगर हम बात करें एल एम एन क्या है, किसी भी दिक कोसाइन है किसी के, है ना, तो एल आई कैप प्लस के एम जे कैप प्लस एन के कैप बराबर कॉस अल्फा आई कैप प्लस के कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा बराबर के कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक तरीके से यहाँ लगाएं एक चीज़ देखें तो यहाँ पे एल बराबर कितना हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा, एम बराबर कितना होगा कॉस बीटा होगा, और एन बराबर कितना होगा यहाँ पे कॉस गामा होगा। समझ रहे हो, दोनों ही आपस में, दोनों तीनों कैसे होते हैं आपस में बराबर हो। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? हाँ अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके, है ना, कोई आपके पास मान लो कि एक जो आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि मान लो कि आपके पास कोई, मैं एक वेक्टर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये है, ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है आपको, मान लो आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 2k कैप दे रखा है। अगर इसके मैं पूछूं आपसे कि दिक अनुपात लिखिए, तो दिक अनुपात कितने होंगे बताओ, इसके दिक अनुपात बता सकते हो कितना होगा इसका? हाँ जी नारायण जी, नहीं बता सकते? बताओ कितने होंगे। तो दिक अनुपात जो होंगे आपको पता है, दिक अनुपात जो होगा आपको पता है, यहाँ पे 1,1, माइनस के 2 होंगे, ए बी सी यानी ये होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिक कोसाइन निकालो, अब ये क्या होंगे? यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है बेटा, ए अपॉन जो भी वेक्टर आपको दे रखा है, समझ रहे हो, जो भी वेक्टर आपको दे रखा है, जो वेक्टर मतलब कि आपको जिसके दिक अनुपात निकालने हैं ना, जिसके भी निकालने हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सदिश ए वेक्टर बराबर जो है आपको आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 2 कैप के दिक अनुपात लिखिए, तो दिक अनुपात हमने लिख दिए, और इसकी सहायता से दिक कोसाइन भी ज्ञात कीजिए, और इसकी सहायता से क्या करना है आपको, दिक कोसाइन भी आपको ज्ञात करने हैं। तो दिक कोसाइन जो होंगे आपको पता है एल और एम और एन होंगे इसके, आपको पता है मेरे दिक कोसाइन क्या होंगे इसके, एल एम और एन होंगे। अब एल एम एन क्यों निकलेंगे, हम किसके अप्रोक्स निकालेंगे, कोई स्थिति सदिश के अप्रोक्स में निकालेंगे। तो स्थिति सदिश क्या है मेरे यहाँ पे, आर वेक्टर बराबर कितना होता है, एक्स आई जे के प्लस के वाई जे के प्लस के जेड के कैप होता है, यही होता है। तो आपको पता है यहाँ पे कि मेरा अगर ए बी सी कितना है यहाँ पे, वो है भाई साहब, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो इसकी मैं निकालूंगा ए वेक्टर का, तो आपको पता है ए वेक्टर का मापांक, इसको छोड़ो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, इतना समझो केवल, कन्फ्यूजन में मत आना। यहाँ पे कितना है, ए वेक्टर का मापांक निकालूँ, कितना होगा बेटा, यहाँ पे ए वेक्टर का मापांक होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा, 6√6 आ जाएगा, है ना, 2 स्क्वायर 4, 1 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, राइट। तो अगर मुझे यहाँ एल निकालना है, तो एल ध्यान रखना है यहाँ पे, वैसे तो ए अपॉन आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर जो दिया होता है उसका ही क्या निकालना होता है, मापांक, उसकी ही लंबाई निकालनी होती है, यानी ए वेक्टर अपॉन कितना होगा यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है, ए अपॉन, तो ए कितना है बेटा आपको पता है 1 है ना, तो 1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, √6 हो जाएगा। अगर मुझे एम निकलना है, ठीक है, एम, तो एम एल एम निकला है, तो कितना होगा बी अपॉन, तो कितना होगा यहाँ पे आपको ए वेक्टर का मापांक दे रखा, तो वो भी कितना है 1 बटे √6 हो जाएगा। अगर मुझे एन दिया हुआ है, यहाँ पे कितना होगा 1 बटे
सॉरी 1 नहीं, -2 सी होगा, है ना, सी बटे ए वेक्टर का मापांक, है ना। तो कितना होगा -2/√6, इतना हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके जो दिक कोसाइन होंगे वो कितने होंगे 1/√6, सही है, 1/√6 और -2/√6 ये हो जाएंगे, समझ। और दिक अनुपात कितने होंगे 1,1,-2 हो जाएंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे, दिक अनुपात कैसे निकालेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन होने की वो नहीं है, समझ रहे हो। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अभी 2 कॉन्सेप्ट और रह गए, इनको भी समझ लेते फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर एक्सरसाइज में हमसे कुछ भी पूछ लिया हमें पता होगा फिर उसके बारे में, सही है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा चलता है 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, है ना। को मिलाने वाला अगर 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश के बाद वेक्टर जॉइनिंग और 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंटों को पॉइंट कर रहा है। मान लो कोई 3D में ही है ना, कोई 3D है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। मान लो एक्स, ये वाई और ये जेड, सही है भाई। ये किस वेक्टर को दर्शा रहा है, आई वेक्टर को, ये किसको दर्शाता है, जे वेक्टर को, और ये किसके के वेक्टर। और मान लो यहाँ बिंदु है 2, एक है P1, या कोई मान सकते हो P मान सकते हो या Q मान सकते हो। ये मान लो P मान लो, इसको मान लो क्या बेटा Q। इसके निर्देशांक कितने होंगे बेटा x1, y1 और z1, राइट। और मान लो इसके लिए x2, y2 और z2। किसी अगर 3D में किसी बिंदु को दर्शाना हो तो तीनों दिशाओं के निर्देशांक कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं। जैसे 2D में x y लिए जाते हैं तो यहाँ कितने ले आएंगे x y z ले आएंगे किसी बिंदु को, तो x1 y1 j रहेंगे। तो अगर मुझे इनका परिमाण चाहिए बेटा, कितना होगा बेटा, बता सकते हो PQ का परिमाण कितना होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते, कैसे निकालोगे बेटा परिमाण, मतलब इनके दूरी। तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के प्लस z2 माइनस के, सही है भाई। तो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश, ठीक है, वो कितना होगा, इतना होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। या अगर मैं इसको अगर ये कहूँ मापांक तो ये होगा, अगर मुझे P अगर Q का अगर मुझे चाहिए तो आपको पता है कितना होगा x2 माइनस के x1 i कैप प्लस के y2 माइनस के j कैप प्लस के z2 माइनस के k, सही है। तो ये हो गया हमारा 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, क्या होगा वो ये होगा। बात क्लियर है, बात समझ में भी आ रही होगी आपको। हमेशा याद रखना, जैसे कि मेरे पास कोई वेक्टर दिया हो, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे मुझे A दे रखा है मेरे को A1 i कैप प्लस के, है ना, A1 i कैप प्लस के B1 j कैप प्लस के C1 k कैप, और दूसरा दे रखा है आपको मान लो दे रखा B, है ना। तो यहाँ दे रखा आपको B1 i कैप प्लस के B2, मैंने A1 B1 मान लिया था, है ना। यहाँ A2 और B2 j कैप प्लस के C2 k कैप। ये क्या चीज़ याद रखना, अगर मुझे क्या निकालना है AB वेक्टर निकालना है तो हमेशा याद रखना B वेक्टर में से क्या माइनस करता हूँ मैं, हमेशा A वेक्टर को माइनस करता हूँ, A को करता हूँ। यानी मुझे B के
इसमें से इसको माइनस करो, यानी A2 माइनस के A1 आई कैप, B2 माइनस के B1 जे कैप, और C2 माइनस के C1। सही है ना। तो इसी हिसाब से अगर जब हम पी क्यू निकालें तो क्यू का कोऑर्डिनेट पहले आया है और पी का कोऑर्डिनेट बाद में आया है। देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y, समझ रहे हो ना, क्लियर है। अब है हमारा आखिरी सेक्शन फॉर्मूला है। रफ कर दो। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है हमारा इस एक्सरसाइज के लिए। खंड सूत्र। सेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना कि मान लो यहाँ पे कोई ओ बिंदु है, इससे कोई वेक्टर डाला गया है, कितना आपका, कोई क्यू, राइट। कौन सा डाला गया है, क्यू। और इससे कोई वेक्टर डाला गया है, मान लो आपसे पी वेक्टर, ठीक है। पी वेक्टर डाला गया है, यहाँ पे क्यू वेक्टर डाला गया है, राइट। या पी कुछ भी डाल सकते। इसकी लंबाई जो है मेरे पास कितनी है बेटा, पी है। और इसकी लंबाई मान लो मेरे पास कितनी है बेटा, ए वेक्टर है। और इसकी लंबाई कितनी है मेरे पास, बी वेक्टर है, राइट। कोई मेरे पास कोई आर बिंदु है, आर, इसको क्या करता है, विभाजित करता है कुछ अनुपात में, जिसकी लंबाई, जिसकी दूरी कितनी है, आर वेक्टर है कोई, मान लो, ध्यान से समझना, ठीक है। और ये किस अनुपात में विभाजित करता है, आर जो है ए बी वेक्टर को, आर वेक्टर जो है वो m अनुपात n में विभाजित करता है, समझ लो, क्लियर है। जब आर पी क्यू को अंत विभाजित कर, अंत विभाजित से मतलब अंदर वाला, जैसे आपने 10th में पढ़ा था ना बाइसेक्शन फॉर्मूला, वही है, ये कुछ और नहीं है, समझ लो। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिर करता है, तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे भाई, एक सदिश निकालना है। तो बिंदु आर जो कि पी और क्यू को m अनुपात n पर विभाजित करता है, तो विभाजित, तो स्थितिज सदिश निकालना है। क्या निकालना है मुझे यहाँ पे, जब r जो है, बिंदु r, ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु r पी क्यू को m अनुपात n में विभाजित करता है, तब विभाजित करता है, तो स्थितिज सदिश क्या होगा बेटा, बताओ कितना होगा। तो आपका स्थितिज सदिश जो आर वेक्टर है वास्तव में, है ना, वही तो आर वेक्टर ही तो है, यानी आर वेक्टर कह सकते हो या ओ आर वेक्टर कह सकते हो, है ना। तो ये कितना होगा, अब बताइए, विभाजन सूत्र आपने पढ़ा है तो ध्यान करो आप, क्या होता है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बहुत, ए वेक्टर अपॉन कितना होगा यहाँ पे, m प्लस n होगा, सही है। कोई दिक्कत है आपको कि m का मल्टीप्लाई b से करेंगे और n का मल्टीप्लाई a से करेंगे, दोनों का सम और डिवाइड दे देंगे उसके m प्लस n से, तो हमेशा ये क्या कहलाता है, उसका स्थितिज सदिश। कब कहलाता है, जब r जो है पी क्यू को m अनुपात n में विभाजित करता है, और तब उसका स्थितिज सदिश क्या होगा, आर वेक्टर जो ओ आर वेक्टर होगा वो m बी वेक्टर प्लस के n ए वेक्टर बटे m प्लस के n होता है, राइट। अगर भाई विभाजित करता तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता, क्या आता, हाँ बस, भाई विभाजित करता तो, मतलब भार करता तो, विभाजित करता तब, तो कितना होता है यहाँ पे, आर जो वेक्टर है, यानी ओ आर जो वेक्टर है वो m बी वेक्टर माइनस के n ए वेक्टर बटे, सही है। तो यहाँ पे आपका ये खंड सेक्शन फॉर्मूला भी यहाँ पे हो जाता है।
अच्छा मुझे एक चीज़ बता सकते हो, यदि अगर तीसरी कंडीशन ये हो जाती है अंत विभाजित हुआ, ये वाला क्या हुआ, अंत विभाजित, है ना, विभाजित होता, और ये बाह्य विभाजित, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर, है ना। अगर मान लो कि आर कैसा होता, आर पी क्यू का क्या होता, मध्य बिंदु होता, तब बिंदु होता। तो आपको पता है मध्य बिंदु होगा तो एम और एन क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उस केस में आर वेक्टर जो है ओ आर वेक्टर, यानी मैं अगर एम और एन को बराबर रख सकता हूँ, एम बी वेक्टर, यानी एन की जगह मैं एम रख सकता हूँ, आपको वो सर रख सकते हो, अपॉन कितना हो जाएगा, एम प्लस एम ही हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, एम कॉमन आ गया, तो बी वेक्टर प्लस के कितना हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन कितना होगा 2m, एम से एम कैंसिल, तो बी वेक्टर प्लस के ए वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। जब आर आपका मध्य बिंदु होगा पी क्यू का, तो उस केस में क्या होगा, उसका स्थिति सदिश बी वेक्टर प्लस के ए वेक्टर अपॉन 2 हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए फिर इसके बाद अब चलते हैं मैं एक्सरसाइज पर, अब देखते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.2 पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। क्या करना है हमें, परिमाण का परिकलन करना है। तो ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है बेटा आपको, आई वेक्टर प्लस के जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, वी वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है 2i वेक्टर माइनस के 7 जे वेक्टर प्लस के वो माइनस के क्या, और सी वेक्टर बराबर कितना दिया आपको, और यहाँ कितना दे रखा माइनस के 1/√3। इसका परिकलन करना है। परिकलन करना मतलब समझते हो ना, यानी इनका मापांक निकालना है आपको। और मापांक कैसे निकालते हैं नारायण जी, ए वेक्टर का मापांक जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, इनके गुणांकों का रूट में क्या कर दो, वर्ग करके ऐड कर दो, यानी 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 का वर्ग, यानी कितना आया 1 + 1 + 1 यानी कितना आया √3। सही है। इसी प्रकार से बी वेक्टर का निकालना है, कितना आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, यानी कितना हुआ यहाँ पर आपको पता है 2 का स्क्वायर 4, 49 और 9 कितना हुआ हैं 61 हो गया, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं सी वेक्टर का करता हूँ तो आपको पता है 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर और इतनी देर सोचने के बाद जवाब दे रहे हो, चलो लगा रहे कोई बात नहीं। 1/3 प्लस के 1/3 और प्लस के 1/3, तो यहाँ कितना आएगा √3/3 कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो ठीक है, तीनों का परिकलन आपने कर दिया, एक का आया √3, एक का आया 62, एक का आया 1। क्लियर है, ये परिकलन करना हो गया परिमाण का, ठीक है। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है ये आपसे, ये कह रहा है आपसे समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए।
समान परिमाण वाले, परिमाण इनका समान होना चाहिए। देखो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, यानी कितने भी ले सकते हैं। यानी ऐसे कह रहा, मान लो कोई ए और बी वेक्टर हैं आपके पास, है ना, तो इनके क्या लिखना है आपको, दोनों के मापांक कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ऐसे तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप कोई भी पॉजिटिव ले लो और नेगेटिव ले लो तो भी आंसर सीधा सीधा सिंपल समझ लो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने मान लो जैसे मैंने ये लिया 2i कैप प्लस के 2j कैप, या मैंने मान लो 3j कैप प्लस के 4k कैप भैया। अब मैं मान लो बी वेक्टर में ऐसे ले लूँ माइनस के 2i कैप माइनस के 3j कैप और माइनस के कर दो या प्लस के कर दो, इसको एक को चेंज कर लो, तो हाथ तो डिफरेंट है, लेकिन इनका परिमाण ले लो, मापांक निकालो, समान ही आएगा। आएगा नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे आगे पीछे करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सिंपल है लेना, समझ लो ना, करने का हो गया वो इतना ही है, और क्या करोगे इसका। मतलब मैं कहने का मतलब ये नहीं कि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो एग्जांपल हो, कितने भी एग्जांपल हो सकते हैं उसके, ठीक है। आगे कह रहा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अब समान दिशा, जिनकी दिशा कैसी होनी चाहिए, तो उनकी दिशा कैसी होनी चाहिए। समान दिशा कब होगी, आई कैप जे कैप और के कैप तीनों अपनी अपनी दिशा को दर्शाते हैं। आई कैप का मतलब वो अपनी दिशा को दर्शा रहा है, जे कैप मतलब आई कैप का मतलब तुम आई की दिशा में जा रहे हो, जे कैप का मतलब जे की दिशा में जा रहे हो, और के कैप का मतलब के की दिशा में जा रहे हो, यही तो होगा ना। तो आई कैप जे कैप तीनों दिशा में दर्शा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैंने ले लिया एक आई कैप ले लिया, दूसरा कितना ले लूँगा 6 आई कैप ले लूँगा भाई, आई समान दिशा को दर्शाना है ना। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पर ले लेता जे कैप, तो मेरा मामला तो खत्म हो जाता ना, क्योंकि वो दूसरे दिशा को तो दर्शाता। समझ में, जैसे मैंने ले लिया, मैंने 8 जे कैप ले लिया, तो मैं 9 जे कैप ले सकता हूँ, दोनों एक ही दिशा को दर्शा रहे हैं, समान दिशा को दर्शा रहे हैं ना। जैसे कि आप एक्स वाई प्लेन पे चल रहे हो, तो एक्स ले रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हो, तो वो एक्स की दिशा को दर्शा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो वाई की दिशा को दर्शा रहा है। समझ रहे हो। तो अगर मैं 2/2 लूँ तो बाई की दोनों समान दिशा होगी नहीं होगी, एक्स एक्स दो समान दिशा होगी नहीं होगी। तो ऐसे ही आई लूँगा तो समान दिशा रहेगी, जे लूँगा तो समान दिशा रहेगी, के लूँगा तो भी समान दिशा रहेगी। बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे एग्जाम्पल हम कितने भी ले सकते हैं इसके भी। एंड क्वेश्चन नंबर अगला है, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस के 3j कैप और एक्स आई कैप प्लस के बाई जे कैप। अब देखो ये कह रहा है वही वाली बात है। अब मैंने कहा ना इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से समझाया तो आपको एक्सरसाइज में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे इसने कहा है कि भैया 2i कैप प्लस के 3j कैप, एक्स और वाई के क्या मान लें कि एक्स आई कैप के प्लस के बाई जे कैप के क्या मान लें कि ये कैसा हो, समान हो जाए, यानी दोनों समान। यानी अगर ये ए वेक्टर है और ये क्या बेटा आपका बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, बी वेक्टर है। कब हो सकता है, तभी हो सकता है कि एक्स किसके बराबर हो 2 के और वाई किसके बराबर हो 3 के। कहानी खत्म। अभी बताया था अगर समान हो तो उनके प्रत्येक गुणांक कैसे होगा, आपस में समान होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु कितना है 2,1 और अंतिम बिंदु कितना है -5,7। तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक लिखिए। अब देखो सिंपल सी, अभी मैंने आपको समझाया, ये कौन सा वाला है, अभी 2 बिंदुओं वाला आपको समझाया था, अभी 2 बिंदुओं वाला समझाया था ना, कि 2 बिंदुओं का अगर सदिश आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे। मान लो कि आपके पास ये है ना, एक बिंदु दे रखा है इसने कितना 2,1 और दूसरा बिंदु कितना दे रखा है -5,7। क्वेश्चन नंबर 5, तो P और Q, तो इसने हमसे पूछा है, पहले ये देखो प्रारंभिक बिंदु P है, माना प्रारंभिक है ना बिंदु P 2,1 तथा अंतिम बिंदु है ना, अंतिम बिंदु कितना बेटा -5,7 है। तब वेक्टर पी क्यू कितना होगा बताओ जल्दी। आपको पता है मैंने अभी x2 माइनस के x1 आई कैप प्लस के y2 माइनस के 2 ही कोऑर्डिनेट है तो y2 माइनस के y1 जे कैप, यही तो होगा। तो आपको पता है -5 और -2 आई कैप प्लस के 7 माइनस के 1 कितना होगा जे कैप
तो कितना हो जाएगा माइनस के 7 आई कैप प्लस के 6 जे कैप, ये हो गया। अब इसके सदिश और अदिश दोनों ही गुणक बताने, तो अदिश गुणक कितने होंगे इसके, गुणक कितने होंगे बताओ। घटक कह रहा है, गुणक नहीं होता, घटक होता है, घटक कह रहा है। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे माइनस के 7,6 हो जाएंगे अदिश तो। ठीक है, और सदिश कितने हो जाएंगे बताओ इसके, सतीश भी बोला ना इसने, तो सदिश होंगे इसके, जल्दी बताओ कितने होंगे। सदिश जो हो जाएंगे इसके आई ले लो बस साथ में, बस और क्या है, आई और जे ले लीजिए, 7 आई के और कितना होगा 6 जे के, ये सदिश हो गए जब इनकी दिशा ने तज, क्योंकि देखो इसमें केवल परिमाण है तो अदिश है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। आई कैप का मतलब क्या हुआ, दिशा हुआ ना, तो परिमाण और दिशा दोनों है। जब भी अगर सदिश का मतलब क्या, देखो इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लो, आप इससे समझ जाओगे, कभी फंसोगे ही नहीं। परिमाण इनटू दिशा, तो आई क्या है दिशा, 7 क्या है परिमाण, समझ रहे बात समझ में आ रही है यहाँ तक। इसके साथ क्वेश्चन है हमारा छठा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम यहाँ पे, तो ए बी सी दे रखा है और इसका योगफल करना है। योगफल तो कर लोगे यार, ये चुलुआ से क्वेश्चन है। हम जैसे 1 माइनस के 2 और 1, तो 2 2 कट जाएंगे तो आई कैप तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है ना, कर लोगे ना। जैसे 7वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये 7वें क्वेश्चन में आपसे पूछा अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। करने को तुम इसको भी उड़ा दोगे हवा में, चुलुआ सा क्वेश्चन है ये। तो जैसे आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, दिया है कितना बेटा आपके पास, आई 6 सॉरी आई प्लस के जे है ना, प्लस के 2 के है ना, तो हमें मुझे एक मात्रक सदिश पूछा है इसने, यूनिट वेक्टर पूछा है। तो मात्रक सदिश क्या होता है नारायण बताइए, ए वेक्टर अपॉन मोनोटॉपिक वेक्टर, ये बताया था अभी मैंने आपको, ए कैप बराबर। ठीक है, तो आपको बताइए कितना है, आई प्लस के जे प्लस के 2 के। अगर मैं इसका निकालता हूँ आपको पता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आई प्लस के जे प्लस के तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा आपके पास, 1 प्लस 1 प्लस 4, सही है। तो यहाँ हो जाएगा कितना आपके पास 6 है ना, तो 1/√6 और कितना हो जाएगा आई प्लस के जे प्लस के 2 के, ये आपका आंसर होगा मात्रक सदिश। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें भाग दे के भी हर एक पद में, तीनों पद में अलग अलग से भाग दे के भी दिखा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। समझ रहे हो, क्लियर है। हाँ वो LMN छाटेंगे तब होगा वो, पर अभी यहाँ मात्रक सदिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है वो आपसे कि सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु पी और क्यू इतना इतना दिया हुआ, पी और क्यू आपको दिया हुआ है, इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है। जैसे इसने दिया हुआ है पी और क्यू दिया है ना, दोनों दिया है, तो पहले आप पी क्यू वेक्टर निकाल सकते हो। आप कहोगे सर खुशी खुशी निकाल देंगे, कैसे, क्यू वेक्टर में से माइनस के पी वेक्टर करना है आपको, तो पी क्यू वेक्टर निकलेगा, क्यू वेक्टर में से पी वेक्टर को माइनस करके पहले तो पी क्यू लिखना है। पी क्यू के जैसे आपको दे रखा है, पहले वेक्टर लिखोगे कैसे, ये दे रखा है आपको, जैसे इसने बिंदु दिया है, मैं कर ही देता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, तो पी क्यू वेक्टर बराबर क्यू का स्थितिज सदिश है ना, सदिश माइनस के क्या हो जाएगा, पी का स्थितिज सदिश है ना,
तो देखो पी क्यू जो है, क्यू क्या है बेटा आपके पास, बिंदु कौन से दे रखे हैं, 4 5 6, यानी 4 आई कैप, इस तरह से लिखेंगे तो 5 जे कैप प्लस के 6 के कैप माइनस पी कितना दे रखा है 1 2 3, तो यानी आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप। सही है। तो अब इसको इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा 3 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और 3 के कैप। राइट, यानी पी क्यू आ गया। पी क्यू का मापांक भी आप हंस के निकाल सकते हो, रूट में 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आएगा जल्दी बताओ, 27 यानी कितना, 27 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3√3। सही है। अब मुझे इसका मात्रक सदिश निकालना है, तो मात्रक सदिश क्या होगा, पी क्यू का मात्रक सदिश जो होगा पी क्यू वेक्टर अपॉन, सही है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा ये हम मापांक लिखते हैं जब ये वेक्टर का साइन हट जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ जाएगा कितना बेटा, इसका कितना दे रहेगा 3 आई कैप प्लस 3 के जे कैप प्लस के 3 के कैप, यानी आपको भाग देना कितने से 3√, इन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो 1/√3 आई कैप प्लस की 1/√3 जे कैप प्लस की 1/√3। सही है, ये आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 9वां, है ना। तो 9वें क्वेश्चन में तो ये प्लस के बी आपको जोड़ना है ना, एकांक सदिश निकालना, ऐसे ही करना है, मतलब कि ए प्लस बी का पहले ए और बी को जोड़ के फिर उसका मात्रक सदिश निकालना है, वो तो आप निकाल ही लोगे जैसे मैंने किया है। आप ए प्लस बी को जोड़ोगे तो जोड़ना तो सिंपल सी बात है, फिर ए प्लस बी का क्या निकालना, जो भी आंसर आएगा उसका मापांक निकालना, यानी उसका मापांक आ जाएगा तो ए प्लस बी का एकांक सदिश क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। ए प्लस बी का एकांक सदिश होगा ए वेक्टर प्लस के, लिखने का तरीका ये होगा ए प्लस के बी का ये है ना अपॉन ए प्लस, कर लोगे इसे तो सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सदिश 5 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ऐसा सदिश आपको ज्ञात करना है, इसका परिमाण कितना हो 8 इकाई हो, इसके अनुदिश करना है। तो कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं सर, एक सदिश ऐसा ज्ञात कर सकते हैं जिसका परिमाण कितना हो आपका इकाई हो। देखो यहाँ पे अभी जो लॉजिक आपको समझाया था वही यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मुझे एक वेक्टर दिया है, इसके अनुदिश ही होना है, मतलब जैसा ही होना चाहिए कुछ, है ना, इसकी दिशा में ही इसकी तरीके का होना चाहिए। तो दिया है आपको, है ना, क्या दिया बेटा, आपको दिया हुआ है कि सर आर वेक्टर बराबर दिया हुआ है, ठीक है भाई। इसका अगर मैं मापांक वेक्टर निकालता हूँ तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, रूट जो है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना होगा यहाँ पे 25 प्लस 1 प्लस के 4, कितना होगा √30 हो जाएगा। सही है ना, ठीक है। अब मुझे एक मात्रक सदिश निकालना है, इसका मात्रक सदिश कितना होगा बताओ 5, या मैं इसको ऐसे लिखूं पहले आपके लिए, आर वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ आर वेक्टर, कितना होगा यहाँ पे 5 आई कैप जे कैप 2 के कैप अपॉन, सही है, ये हो गया है ना। इसने हमसे पूछा क्या है, इसके अनुदिश देखना है हमें, है ना। तो हमें पता है सदिश का बराबर कितना होता है, इसके अनुदिश देखना है, तो सदिश जो होता है उसके पास क्या होता है, सदिश का उसने क्या दे रखा बेटा, परिमाण उसने पहले से दिया हुआ, कितना दिया हुआ बेटा 8 दिया हुआ है, 8 इकाई दिया हुआ है।
और इसके अनुदिश देखना है तो हमें पता है सदिश बराबर कितना होता है बेटा, सदिश बराबर होता है परिमाण इंटू दिशा। इसकी दिशा कहाँ है भाई, ये वाली है, और परिमाण कितना है 8 है, तो 8 गुणा जे कैप प्लस के 2k कैप अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, 2 से काटो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा रूट है, मैंने रूट कहाँ से हटा दी, कभी कभी गणित महंगी वारी कर लेते हैं। 8 पंजे 40, आई कैफ है ना 8 जे कैफ और प्लस के 8 दूनी 16 के कैफ बटे रूट, यही आंसर आ रहा होगा। समझ में आया, इसने परिमाण दिया हुआ था तो दिशा हमने इसकी निकाली, मात्रा सदिश का मतलब क्या हुआ, दिशा को निर्देशित कर रहा है तो इसका दिशा ये निकाली, परिमाण का मल्टीप्लाई कर देते सदिश निकल कर हमारे पास आ गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। अब बाकी के क्वेश्चन जो हैं हमारे 11 से जो भी जितने भी क्वेश्चन रह गए बाकी को हम फिर कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चनों को फिर कल करते हैं। ठीक है, अभी के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।